अध्याय 3। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी। सरदार बहादुर जगत सिंह जी के पिता सरदार भोला सिंह जी जालंधर जिले के गांव नुस्सी के एक समृद्ध जमींदार थे। गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और वह जिला बोर्ड के सदस्य भी थे। घर की काफी बड़ी जमींदारी थी और आपका घराना अपने इलाके के प्रमुख जमींदारों में गिना जाता था। सरदार बहादुर जगत सिंह जी का जन्म 27 जुलाई सन 1884 को हुआ। बचपन से ही आप प्रसन्नचित्त, शांत स्वभाव तथा मृदुभाषी थे। अभी आपकी आयु 5 वर्ष की ही थी कि आपकी माताजी का देहांत हो गया। आपके पिता की चाची जी ने आपका पालन पोषण किया। आपके परिवार के लोग साधु सेवा तथा महात्माओं की संगति के प्रेमी थे और छोटी उम्र से ही आप भी उनके साथ साधु महात्माओं के पास जाते रहते थे। बचपन में ही आपने गुरुद्वारे के ग्रंथी से गुरुमुखी सीखना शुरू किया। उसके बाद आपने मिशन स्कूल जालंधर में दाखिला लिया। आप पढ़ाई में खूब रुचि लेते थे तथा हमेशा उच्च श्रेणी में पास होते। पढ़ाई के साथ ही खेल कूद में भी आपकी काफी रुचि थी तथा हॉकी और फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। मिशन स्कूल जालंधर से मैट्रिक पास करके आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया और वहां से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। आपके सहपाठी बताते हैं कि कॉलेज में अपनी सज्जनता, सरलता, सादगी तथा नम्रता के लिए सभी विद्यार्थी आपका बहुत आदर करते थे। कॉलेज के दिनों में ही आपके उच्च चरित्र, पवित्र जीवन और अनुशासन प्रियता के कारण आपको लोग गुरुजी कहकर पुकारने लगे थे। 1909 में एमएससी की परीक्षा पास करने के बाद आपको अपने कॉलेज में ही रिसर्च स्कॉलर के रूप में रख लिया गया। परंतु लायलपुर कृषि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बांस, जो आपकी प्रैक्टिकल्स की परीक्षा लेने आए थे, वह आपसे बहुत प्रभावित हुए और बहुत जिद करके आपको लायलपुर ले गए। वहां आपको कृषि कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। सरदार बहादुर जी ने विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य बड़ी लगन, रुचि और मेहनत के साथ शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में आप अपने विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हो गए। आपके पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि विषय को सरल और रुचिकर बना देते थे। कभी कभी प्रिंसिपल डॉक्टर बांस भी चुपचाप आपकी क्लास में आकर बैठ जाते और आपका लेक्चर सुनते रहते। विद्यार्थी आपका केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि आपको बहुत चाहते भी थे और आपकी हर बात मानने के लिए तैयार रहते थे। सरदार बहादुर सिंह जी बड़े अनुशासन प्रिय थे। स्वयं अनुशासन में रहते और अपने विद्यार्थियों को प्यार के साथ अनुशासन में रखते। जो विद्यार्थी आपके विषय में कमजोर होते या जो विशेष अध्ययन करना चाहते, उन्हें निःशुल्क पढ़ाने के लिए आप छुट्टी के बाद भी कॉलेज में रुक जाते थे। टेनिस और हॉकी के आप कुशल खिलाड़ी थे। हॉकी में आप कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और आपके बगैर टीम बाहर नहीं जाती थी। खेल भावना के तो आप आदर्श थे। खेल के मैदान में आप विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार करते और उन्हें महसूस न होने देते कि वे एक प्रोफेसर के साथ खेल रहे हैं। सन 1910 में आप हुजूर महाराज सावन सिंह जी के चरणों में आए। उस समय हुजूर महाराज जी सर्विस में थे तथा एबटाबाद में नियुक्त थे। सरदार बहादुर जी अपने बड़े भाई सरदार भगत सिंह जी तथा राय साहब मुंशीराम जी के साथ हुजूर के दर्शन के लिए एबटाबाद तशरीफ ले गए। सत्संग सुना और नाम प्राप्त किया। नाम लेकर आपने इतना अभ्यास किया कि कोई विरला ही कर सकता है। जिस लगन और मेहनत से आप कॉलेज में कार्य कर रहे थे, उसी लगन के साथ अपना फुर्सत का पूरा समय अभ्यास में देने लगे। घर का सारा प्रबंध
पंडित लालचंद जी को सौंप दिया। वह भी आपकी संगति में आकर सत्संगी बन गए। ध्यान दें कि पंडित लालचंद धर्मानी अपने कॉलेज के दिनों में सरदार बहादुर जगत सिंह जी के शिष्य तथा बाद में उनके साथ कृषि कॉलेज लायलपुर में शिक्षक रह चुके हैं। आप सरदार बहादुर महाराज जी के निकट मित्र और साथी थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। जब सरदार बहादुर जी डेरे तशरीफ लाते तो आप भी उनके साथ आते थे। उनकी नेक संगति से न केवल आप ही नाम के रंग में रंग गए, बल्कि आपके माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य भी सत्संगी बन गए। आप रिटायर होकर डेरे में रहने लगे थे। सरदार बहादुर जी अपने पास एक पैसा भी ना रखते थे। वेतन मिलते ही उसे पंडित जी को दे देते, सारा खर्च वही करते। आपने बहुत से विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा दिलवाई। जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रकार की तकलीफ में होता और सरदार बहादुर जी को पता चलता तो आप फौरन उसकी सहायता करने की कोशिश करते। एक बार का जिक्र है, एक लड़का बलूचिस्तान से आया हुआ था। कई महीने गुजर जाने पर भी उसने कॉलेज की फीस, पढ़ाई और हॉस्टल फीस के 200 रुपए नहीं चुकाए। उसे परीक्षा में बैठने से रोकने का निर्णय लिया जा रहा था। जब सरदार बहादुर जी को पता चला तो आपने उस लड़के से फीस आदि की रकम ना चुकाने का कारण पूछा। उसने बताया कि घर से अभी तक पैसे नहीं आए हैं। इस पर आपने उससे कहा कि घर से अपने पिता को तार देकर रुपए मंगवा लो, वरना इम्तिहान में ना बैठ सकेगा। उस लड़के ने जवाब दिया, जी आप भी तो पिता ही हैं। यह सुनते ही सरदार बहादुर जी ने अपनी चेक बुक मंगवाकर 200 रुपए उस लड़के की फीस के जमा करवा दिए। कुछ समय बाद उस लड़के के घर से रुपए आ गए। वह रुपए लेकर आपके पास आया। जब उसने पैसे निकालकर मेज पर रखे तो आपने पूछा, यह रुपए कैसे? उसने जवाब दिया कि यह वह रुपए हैं जो उस दिन आपने दिए थे। यह सुनकर सरदार बहादुर जी ने फरमाया, काम निकल गया तो क्या अब मैं तेरा पिता नहीं रहा? और रुपए लौटा दिए। महाराज जगत सिंह जी ने कॉलेज के कार्य को हमेशा अपने सतगुरु का कार्य समझकर पूरी लगन और मेहनत के साथ किया। आपका पूरा जीवन ही सतगुरु के चरणों में अर्पित था। उन दिनों आपके मित्र राय बहादुर शंकरदास सोंधी के पुत्र श्री कुंदन सोंधी अपने विद्यार्थी जीवन में लायलपुर में थे। ध्यान दें कि श्री कुंदन लाल सोंधी भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद से रिटायर होकर डेरे में रहने लगे थे। एक बार महाराज जगत सिंह जी ने उससे कहा कि नाम लेने के बाद हमें केवल भजन सिमरन ही नहीं, बल्कि पढ़ाई, नौकरी आदि सब कार्य अपने सतगुरु के कार्य समझकर पूरी लगन, सावधानी और भक्ति के साथ करने चाहिए। हर कार्य को पूर्ण तत्परता और कोशिश के साथ करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे सतगुरु का कार्य है। सरदार बहादुर जी ने कॉलेज में पढ़ाने का कार्य इसी भावना के साथ किया। बीमारी, तंदुरुस्ती, गर्मी, सर्दी, कोई भी बात आपके कर्तव्य के पालन और अनुशासन की पाबंदी में रुकावट नहीं डाल सकती थी। आप कॉलेज के यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यानी कि विश्वविद्यालय सैनिक प्रशिक्षण दल के प्रमुख सदस्य थे और हर साल नवंबर में अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप में जाते थे। सन 1941 में आप काफी बीमार थे, शरीर में बेहद तकलीफ थी। प्रिंसिपल को आपकी बीमारी का पता था। उन्होंने कहा कि कैंप की ड्यूटी से छुट्टी ले लें, क्योंकि वहां ट्रेनिंग, परेड आदि का कार्य बहुत सख्त होता है। सरदार बहादुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु जिस दिन कैंप के लिए आपका छात्र सैनिक दल जा रहा था, आप उसमें मौजूद थे और वहां जाकर 15 दिन के पूरे समय तक आपने अपनी ड्यूटी दी। आपको अंग्रेज सरकार ने सरदार बहादुर का खिताब दिया था। आपके व्यक्तिगत प्रभाव, ऊंचे चरित्र, कार्य में लगन, सदाचार,
अनुशासन प्रियता, वक्त की पाबंदी, विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति तथा साथी प्रोफेसरों के प्रति निस्वार्थ स्नेह के फलस्वरूप कॉलेज में जो निर्मल वातावरण उत्पन्न हो गया था, उसकी चर्चा सभी करते थे। इन गुणों के लिए ही आपको यह खिताब दिया गया था। आप फरमाया करते थे कि सत्संगी को संतमत के बारे में प्रचार करने या किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उसकी रहनी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि लोग उससे देखकर आप ही खींचे चले आएं और खुद ही इस मार्ग के बारे में तहकीकात करें। सरदार बहादुर जी का पूरा जीवन ही इस बात की मिसाल था। आपकी ऊंची रहनी से प्रभावित होकर आपके कई विद्यार्थी और साथी प्रोफेसर डेरे आकर हुजूर महाराज सावन सिंह जी से नामदान लेकर गए। सरदार बहादुर जी के प्रिंसिपल डॉक्टर लेंडर खुद अपनी इच्छा से डेरे आए और नामदान की बख्शिश प्राप्त की। सरदार बहादुर जी ने कभी उनसे संतमत के बारे में जिक्र भी नहीं किया था। आपके पवित्र जीवन तथा ऊंचे चरित्र से प्रभावित होकर प्रिंसिपल ने खुद पूछताछ शुरू की और पंडित लालचंद जी को लेकर डेरे आए। बचपन से ही सरदार बहादुर जी की रुचि परमार्थ की ओर थी। सांसारिक पदार्थों के प्रति आपको कोई आकर्षण व लगाव ना था। नामदान के बाद तो आपका एकमात्र लक्ष्य अभ्यास और सतगुरु भक्ति ही रह गया था। नाम लेने के कुछ समय बाद बिरादरी में किसी की मृत्यु पर आयोजित श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ में आप गए। संतों की वाणी तो हम लोगों ने कई बार सुनी होगी, परंतु एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। लेकिन जो आत्माएं धुरधाम से किसी खास मकसद के लिए आती हैं, उनकी चाल ढाल ही निराली होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ में सरदार बहादुर जी ने यह पद सुना, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जातरंग माया कै। उनके सरल तथा निर्मल हृदय में यह तुक समा गई। स्वभाव से विचारवान तो थे ही, और अपने आदर्शों को अमली रूप देने की आदत शुरू से थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य भवजल तरन है, तो फिर भज केवल नाम ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। माता पिता ने उनकी सगाई बचपन में ही कर दी थी, परंतु विवाह अभी तक नहीं हुआ था। शिक्षा समाप्त होने पर घर वालों ने आपकी शादी का जिक्र शुरू किया, लेकिन शादी की तरफ आपकी कोई रुचि ना थी। फिर भी बहुत दिनों तक घर वाले शादी के लिए जोर देते रहे, परंतु उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हुईं। सरदार बहादुर जी के ताया जी के पुत्र वकील सरदार भगत सिंह जी बड़े होशियार और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने हुजूर महाराज सतगुरु दीनदयाल के चरणों में यह समस्या रखते हुए विनती की, हुजूर, कई वर्ष पहले मेरे पिता और चाचा सरदार बहादुर की सगाई एक अच्छे परिवार में कर चुके हैं। अब लड़की भी सयानी हो गई है। अगर अब हम लड़की की सगाई तोड़ देते हैं तो इस प्रकार छोड़ी गई कन्या का रिश्ता कोई अच्छा परिवार लेने को तैयार ना होगा। हमारी भी इलाके में बदनामी होगी और हमारी बात का कोई विश्वास नहीं रहेगा। यह सुनकर हुजूर महाराज जी ने हुक्म दिया। सब गुरु साहिबान और संतों ने शादी की है। संतान के लिए शादी जरूरी है, शादी कर लेनी चाहिए। हुजूर के आदेश के सामने सरदार बहादुर जी ने सिर नवा दिया और आज्ञा अनुसार विवाह कर लिया, लेकिन पत्नी को अपने पास कुछ महीने ही रखा। एक पुत्र के जन्म के बाद आपकी धर्मपत्नी हमेशा नुस्सी या जालंधर में ही रहीं और कभी लायलपुर नहीं आईं। आपकी पत्नी श्रीमती सदा कौर नेक, सुशील और सदाचारी थीं। उनके विचार बहुत ऊंचे थे और उन्होंने सरदार बहादुर जी को अपने ऊंचे आदर्श पर दृढ़ रहने में कभी बाधा नहीं डाली।
उन्हें भी हुजूर महाराज जी से नामदान मिल गया था और वह अपना समय भजन सिमरन में गुजारती थीं। वह कभी खाली नहीं बैठती थीं। घर के कामकाज के बाद भजन सिमरन या चरखा कातने में लगी रहती। हुजूर महाराज चरण सिंह जी के प्रति उनका बहुत प्यार था। अपने अंतिम वर्ष उन्होंने डेरे में ही गुजारे। मार्च 1964 में लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने डेरे में चोला छोड़ा। अंतिम समय वह बड़ी प्रसन्न थीं और उनका मुख खुशी से दमक रहा था। सरदार बहादुर जी के सुपुत्र सरदार जसवंत सिंह कुशाग्र बुद्धि और बड़े योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने इंजीनियरिंग में भारत तथा विदेश में ऊंची डिग्रियां प्राप्त की थीं तथा पंजाब सरकार के इंजीनियरिंग विभाग में उच्च अफसर थे। भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण में उनका काफी योगदान था और नौकरी के अंतिम समय तक वह यहां सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर थे। वह उदार, सदाचारी, मिलनसार तथा बड़े प्रेमी सत्संगी थे। सरदार बहादुर जगत सिंह जी का पूरा जीवन एक सच्चे अभ्यासी और तपस्वी का जीवन था। दुनिया के पदार्थों की ना तो कोई चाह थी, ना उनमें उलझने के लिए समय, ना आपको खाने पहनने का शौक था, ना सैर सपाटे में रुचि। अगर कोई शौक था तो केवल अपने कर्तव्य के पालन तथा रूहानी अभ्यास का, और इसमें आप इतने व्यस्त रहते कि आसपास की दूसरी सभी बातों से बेखबर रहते। बस कॉलेज जाते और उसके बाद जो भी समय मिलता भजन में बिताते। कभी 1 मिनट भी फुजूल नहीं जाने देते। सुबह कॉलेज जाने के वक्त अगर 10 मिनट पहले तैयार हो जाते तो 10 मिनट के लिए भजन में बैठ जाते। नौकर को खाना लगाने को कहते और जो समय वह खाना गर्म करने में लगाता उसे आप भजन में गुजारते। शाम को घूमने अवश्य जाते, परंतु अक्सर अकेले। अगर किसी दिन पंडित लालचंद जी या कोई नजदीकी मित्र साथ जाते तो रास्ते भर मौन रहते। सरदार बहादुर जी सिमरन करते हुए जाते और वापस आकर भजन में बैठ जाते। हुजूर महाराज जी ने आपको लायलपुर में सत्संग करने का हुक्म दिया था। जिस भी रविवार लायलपुर में होते आप सत्संग करते थे। सत्संग से पहले कम से कम 1 घंटा भजन में अवश्य बैठते। आपके आकर्षक और प्रभावशाली सत्संग को सुनकर कई व्यक्ति संतमत में आए। लायलपुर तथा आसपास से जितने भी लोग सत्संग में आए उनमें से अधिकांश सरदार बहादुर जी के सत्संग तथा ऊंचे जीवन से प्रभावित होकर आए। आपका सत्संग सुनकर कभी कभी कोई जिज्ञासु शाम को आपके पास आ जाता। उससे संतमत तथा सतगुरु की बातें करते करते रात के 1 या 2 तक बज जाते। जब 2 बजते तो आप उसे विदा करते और भजन में बैठ जाते। एक बार लायलपुर में एक सत्संगी सरदार बहादुर जी के पास अपने पुत्र की पढ़ाई तथा आगे रोजगार के बारे में सलाह लेने के लिए आया। आप बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। पूरी बात कहकर उसने कहा, मैंने इस बारे में हुजूर महाराज जी से भी राय ली थी। यह सुनते ही सरदार बहादुर जी उठ खड़े हुए और बोले, क्या सरकार से राय लेने के बाद आप मेरे पास कैसे आए? क्या मैं उनसे बेहतर राय दे सकता हूं या उनकी राय से अलग सलाह दे सकता हूं? उनसे राय लेने के बाद मुझसे पूछने की जरूरत क्या थी? अपने विद्यार्थियों की तकलीफ या दुख दर्द का आप हमेशा बहुत ख्याल रखते थे। एक बार आपने देखा कि आपकी क्लास में एक लड़का बहुत उदास बैठा था। आप क्लास के बाद उसके पास आए और बड़े प्यार के साथ पूछा कि वह उदास क्यों है। आपके प्रेम भरे वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह बोला कुछ नहीं। सरदार बहादुर जी चुपचाप चले आए। उसके बारे में औरों से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति खराब है और कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है।
यह मालूम होने पर सरदार बहादुर जी ने उसकी फीस अपने पास से जमा करवा दी और पूरे 2 साल तक उसकी पढ़ाई का खर्च अपने पास से देते रहे। जब पढ़ लिख कर उस विद्यार्थी को अच्छी नौकरी मिल गई तो उसने अपनी पहली तनख्वाह लाकर सरदार बहादुर जी के आगे रख दी। आपने पूछा, यह क्या है? उसने जवाब दिया, सर, यह मेरी पहली तनख्वाह है। मुझ पर आपका बहुत कर्ज है। आपने कहा, भाई, क्या मेरा कोई पैसे उधार देने का रोजगार है? यह सब भूल जाओ और तनख्वाह के पैसे अपने पिता के पास भेजो। इसी प्रकार एक साहब, जो बाद में भारत सरकार में एक उच्च पद पर रहे, जब लायलपुर के विद्यार्थी थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई बंद करने की नौबत आ गई। सरदार बहादुर जी को जब यह पता चला तो कॉलेज व हॉस्टल आदि की पूरी फीस आप अपने पास से देते रहे और 3 साल के इस अरसे में कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। सरदार बहादुर जी महाराज का निजी खर्च बहुत कम था। वेतन से कुछ रुपए जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता और मेहमानों को ठहराने में खर्च करने के बाद जो कुछ बचता उसे हर 6 महीने के बाद एक लिफाफे में रखकर अपने बड़े भाई साहेब सरदार भगत सिंह जी को दे देते। उनसे न कभी हिसाब मांगते और न ही पूछते कि रुपए कैसे खर्च किए हैं। नाम लेने के बाद आपने कभी हुजूर महाराज जी से वक्त नहीं मांगा, कभी कोई सवाल नहीं किया, यहां तक कि कभी खुद आगे होकर महाराज जी से बात शुरू नहीं की। हमेशा सतगुरु के हुक्म में रहे। जब हुजूर के दर्शन के लिए जाते तो कमरे में एक और बैठ जाते और एक टक दर्शन करते रहते। आप सब कार्य अपने सतगुरु का ध्यान करके करते थे। यहां तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो भी कुछ क्षण आंखें बंद करके सतगुरु का ध्यान करके फिर जाते। सरदार बहादुर जी की जिससे भी एक बार मित्रता हुई उसको आपने जीवन भर निभाया। लोगों ने कभी कभी आपकी दोस्ती का गलत फायदा भी उठाने की कोशिश की, लेकिन आपने इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की और अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार में जरा भी फर्क न आने दिया। एक बार लायलपुर कृषि कॉलेज का एक प्रोफेसर, जो सरदार बहादुर जी का दोस्त था, सेरीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए विदेश गया। जाने से पहले आपसे एक बड़ी रकम उधार ले गया। इसी प्रकार बैंक से भी कुछ रुपया उधार ले गया। विलायत जाकर उसने वहीं नौकरी कर ली। वह ना तो वापस आया और न किसी का रुपया लौटाया। एक दिन राय बहादुर शंकर दास जी सोंधी के यहां पार्टी थी। सरदार बहादुर जी भी उसमें मौजूद थे। बातों ही बातों में राय बहादुर शंकर दास जी ने कहा, प्रोफेसर बड़ा धोखेबाज निकला। बैंक का रुपया तो ले ही गया, जगत सिंह का रुपया भी हजम कर गया। इस पर सरदार संत सिंह, जो वहां उपस्थित थे, ने आपसे पूछा, क्यों गुरुजी, वह तुम्हारा कितना रुपया ले गया है? ध्यान दें, सरदार संत सिंह जी राय बहादुर शंकर दास जी के और सरदार बहादुर जी महाराज के मित्र थे और नगर के प्रतिष्ठित सज्जनों में आपकी गिनती थी। सरदार बहादुर जी ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मेरा कोई रुपया वह नहीं ले गया है। जब सब लोग चले गए तो राय बहादुर शंकर दास जी ने आपसे पूछा, क्यों जगत सिंह, आपने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? आपने रुपया उनको दिया और अब इनकार करते हो? सरदार बहादुर जी ने बड़ी नम्रता के साथ जवाब दिया, मैं दोस्त की बात कैसे लोगों के सामने जाहिर कर देता? यह उत्तर सुनकर राय बहादुर 1 मिनट खामोश रहे, फिर बड़े आदरपूर्ण स्वर में बोले, गुरुजी, ऐसी बात आप ही कर सकते हैं। लायलपुर में अपने कॉलेज की नौकरी के दिनों में सरदार बहादुर जी ने 25-30 विद्यार्थियों को शुरू से आखिर तक की पूरी पढ़ाई का खर्चा दिया।
छोटी छोटी कई दूसरी तरह की मदद का तो किसी को पता भी नहीं है। ज्यादातर आप मदद का रुपया खुद ना देकर पंडित लालचंद जी की मार्फत देते थे। कई विद्यार्थियों को तो अंत तक पता न लगने दिया कि उनकी मदद किसने की है। 2 विद्यार्थियों को अपने खर्चे से विदेश भेजकर ऊंची शिक्षा दिलवाई। एसएम नासिर को, जो आपका लेक्चर टेबल असिस्टेंट था, उसे आपने 1920 में अपने खर्चे से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा था। इसका पता तो पंडित लालचंद जी को भी ना था। जब वह लौटकर आया तो उसने खुद बताया कि उसे सरदार बहादुर जी ने अपने खर्च से भेजा था। आपके व्यवहार में सबके प्रति सहानुभूति थी। आप सहनशीलता और क्षमा की साक्षात मूरत थे। एक बार बंगाल से एक अमीर घराने का विद्यार्थी पीएचडी के लिए आपके कॉलेज में आया। उसके पास एक बहुत बढ़िया व कीमती कैमरा था। एक दिन किसी लड़के ने उसका कैमरा चुरा लिया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी को बुलाकर कहा कि कैमरे की चोरी होने में कॉलेज की बदनामी है। कैमरा बरामद करवाना और चोर को पकड़वाना चाहिए। सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया, कैमरा तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि लेने वाले को सजा नहीं देंगे, बल्कि उसका नाम भी ना पूछेंगे। आपने अपील की कि कैमरे के चोरी हो जाने में कॉलेज की बड़ी बदनामी है। जो कैमरा ले गया है वह उसे लाकर मेरी मोटर में रख दे। दूसरे दिन दोपहर को चोर खुद कैमरा रख गया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी से उस लड़के का नाम पूछा, लेकिन आपने जवाब दिया कि शर्त यही थी कि नाम नहीं पूछेंगे। कुछ लोगों ने सरदार बहादुर जी से बहस की कि आप एक चोर को छिपा रहे हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। आपने सबकी बात सुनी और उत्तर दिया, मैं चोर को छिपा नहीं रहा हूं, उसे पक्का चोर बनने से बचा रहा हूं। सजा से उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी और उसके दिल पर इसका उल्टा असर होगा। दूसरे दिन कैमरा चुराने वाले लड़के ने आपके पास आकर अपना जुर्म स्वीकार किया और माफी मांगी। सरदार बहादुर जी ने उसे बड़े प्यार के साथ समझाया कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और नेकी की राह पर कदम जमाकर चलने की कोशिश करो। वह लड़का केंद्रीय शासन में बहुत बड़ा अफसर है। सरदार बहादुर जी कभी किसी की निंदा करना तो दूर रहा, आलोचना तक न करते थे। किसी धर्म, जाति या देश को बुरा नहीं कहते थे। पंडित लालचंद जी ने जून 1921 का अपना एक अनुभव सुनाते हुए बताया कि एक बार उन्होंने कॉलेज में अपने अफसर की सरदार बहादुर जी से शिकायत की। शिकायत सुनकर सरदार बहादुर जी ने पंडित जी से कहा, मालिक हर एक इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक अक्ल बख्शता है और हर एक इंसान यही चाहता है कि वह दूसरों के सामने अपने आप को अक्लमंद पेश करे। अगर दूसरे की अक्ल तुमको पसंद नहीं तो तुम्हारा कोई हक नहीं कि उस शख्स से नफरत करो या उसे बुरा कहो। फिर फरमाया, कभी किसी मनुष्य, किसी कौम, किसी मजहब और किसी मुल्क से नफरत ना करो, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं। फिर आपने पंडित जी से अनुरोध किया कि उस अधिकारी से जाकर निंदा के वचन कहने के लिए क्षमा मांगे। जब पंडित जी उस अधिकारी के पास माफी मांगने गए तो पूरी बात सुनकर उसका दिल भर आया और वह पंडित जी से बड़ी इज्जत और प्यार के साथ पेश आया। जब पंडित लालचंद जी को कृषि कॉलेज में नौकरी मिली तो सरदार बहादुर जी ने उन्हें सलाह दी, कभी गलत बयानी ना करो, अगर अपना कसूर हो तो फौरन मंजूर करो। नौकरी हुजूर महाराज जी की समझ कर करो। वक्त के पाबंद रहो और अपना फर्ज अदा करने में गफलत ना होने दो। गलती और बेईमानी से बचो। हमेशा अपने अफसर की इज्जत करो। जीवन में अपने साथ होने वाली हर बात को आप
अपने सतगुरु की मौज मानकर स्वीकार करते थे। सुख दुख बीमारी आदि हर बात को आप शांति और समता के साथ स्वीकार करते। कभी किसी बात के लिए उनकी जबान पर शिकायत तो दूर, नाराजगी के लफ्ज तक न आते थे। 1920 में इंपीरियल एग्रीकल्चरल सर्विस कमीशन ने आपको भारतीय कृषि सेवा यानी इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस के लिए चुना। उस समय तो रसायन विभाग में कोई स्थान खाली न था, लेकिन कुछ समय बाद एक स्थान खाली हुआ। यह प्रथम श्रेणी का पद था। आपको नियुक्त करने का पत्र लिखा जा रहा था कि इसी बीच एक मंत्री सर जोगिंदर सिंह के निकट संबंधी को दबाव में आकर यह पद दे दिया गया। सरदार बहादुर जी के मित्रों और साथियों को इस बात पर बहुत बुरा लगा। उन्होंने इस बेइंसाफी के खिलाफ कार्यवाही करने की राय दी और सरदार बहादुर जी को इसके लिए मजबूर करने की कोशिश की, परंतु आप किसी प्रकार का विरोध करने को राजी ना हुए। आपके भाई साहब सरदार भगत सिंह ने भी बहुत जोर दिया कि इसके खिलाफ ऊपर के अधिकारियों को पत्र लिखें। जब शनिवार को सरदार बहादुर जी लायलपुर से ब्यास आ रहे थे, तो रेल में पूरे रास्ते पंडित लालचंद जी आपसे बहस करते रहे कि आप विरोध क्यों नहीं करते, लेकिन आप अपने निर्णय पर अडिग रहे और फरमाया, मेरी सरकार तो हुजूर महाराज जी हैं, जो कुछ हुआ है उनकी मौज के बगैर नहीं हुआ है। ब्यास में सरदार भगत सिंह ने आपके सामने ही सारी बात हुजूर महाराज जी को बताई। हुजूर ने आपकी ओर देखते हुए पूछा, क्यों जगत सिंह? इस पर सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जो हुजूर ने किया है वह ठीक है। यह सुनकर महाराज जी बहुत खुश हुए। फरमाया, शाबाश, सत्संगी को ऐसा ही होना चाहिए। आप अक्सर हर शनिवार को कॉलेज के बाद लायलपुर से रवाना होकर रात को 9-10 बजे तक डेरे पहुंचते और इतवार की रात को वापस चले जाते। हुजूर महाराज जी शनिवार को आपका इंतजार करते रहते। डेरे पहुंचते ही आप हुजूर के दर्शन के लिए ऊपर जाते और फिर खाना खाते। कई बार देर हो जाने की वजह से खाने की छुट्टी हो जाती थी। एक बार हुजूर ने हुक्म दिया कि छुट्टी के दिन भी अपने प्रिंसिपल से शहर से बाहर जाने की इजाजत लेकर आया करो। इसलिए आप हर शनिवार को प्रिंसिपल डॉक्टर लैंडर से छुट्टी लेकर आते थे। धीरे धीरे हर शनिवार को आपका छुट्टी के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में आना नियम सा हो गया। जैसे ही आप ऑफिस में जाकर खड़े होते तो डॉक्टर लैंडर आपसे कहते, हां, आप ब्यास जा सकते हैं। यह सिलसिला इस प्रकार बंध गया था कि हर शनिवार को आप जाकर ऑफिस में खड़े हो जाते तथा कुछ न बोलते थे और प्रिंसिपल आपको देखकर छुट्टी दे देता। एक शनिवार को सरदार बहादुर जी हमेशा की तरह डॉक्टर लैंडर के ऑफिस में आकर खड़े हो गए। उसने कहा, हां जगत सिंह, आप जा सकते हैं। बाहर आने पर आपको याद आया कि इस बार सोमवार भी छुट्टी का दिन है। आप वापस ऑफिस में आकर खड़े हो गए। डॉक्टर लैंडर ने जब दोबारा सरदार बहादुर जी को देखा तो आपके मस्तक की ओर टकटकी लगाकर देखते रह गए। कुछ देर बाद बोले, हां, आप सोमवार को भी लायलपुर से बाहर रह सकते हैं और आइंदा छुट्टी के दिन मुझसे इजाजत लेने ना आए। मेरी ओर से आपको पूरी इजाजत है कि आप हर छुट्टी का दिन ब्यास में बिताएं। बाद में डॉक्टर लैंडर ने बताया कि जब सरदार बहादुर जी दोबारा ऑफिस में आए तो उसे आपके मस्तक पर हुजूर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन हुए। सरदार बहादुर जी महाराज लायलपुर आने वाले मित्रों और परिचितों को अपने यहां ठहराते थे। अतिथियों के लिए अलग कमरा था और नौकर को आदेश था कि उनकी बराबर देखभाल करे और समय पर दूध, नाश्ता, खाना आदि खिला दे। परंतु मेहमानों के आने जाने से अपने कॉलेज के कार्य और भजन सिमरन के नित नेम में बाधा नहीं आने देते थे।
कई बार मेहमान आपके यहां कई दिनों तक ठहरते और इस अरसे में आपसे मिलने का मौका भी ना मिल पाता। एक बार डॉक्टर जगन्नाथ चावला, जो कि आजकल शासन में एक उच्च अधिकारी हैं, आपके यहां ठहरे। 8-10 दिन तक सरदार बहादुर जी से भेंट करने का अवसर नहीं मिला। जब जाने लगे तो आपसे मिले। सरदार बहादुर जी ने आपको देखकर पूछा कि आप कब आए। चावला साहब ने जवाब दिया कि उनको आए 8-10 दिन हो गए। इस पर सरदार बहादुर बोले, आप कहां ठहरे हैं? आपको तो मेरे यहां ठहरना चाहिए था। एक बार सरदार सेवा सिंह, जो बाद में सेशन जज बनकर रिटायर हुए, 1 महीने की किसी ट्रेनिंग के लिए लायलपुर आए। सरदार भगत सिंह जी से आपका अच्छा परिचय था और उनके आग्रह से आप सरदार बहादुर जी के यहां पहुंचे। नौकर ने सरदार भगत सिंह का नाम सुनकर ठहरा लिया। 1 महीने तक आपकी सरदार बहादुर जी से मुलाकात ना हो पाई। सरदार बहादुर जी कॉलेज के बाद आते ही भजन में बैठ जाते। नौकर कमरे में खाना रख देता था। आप जब उठते खाना खा लेते। सुबह भजन से उठकर 1 गिलास दूध पीकर कॉलेज चले जाते। जिस रोज सरदार सेवा सिंह जी की ट्रेनिंग समाप्त हुई, वह सरदार बहादुर जी से मिले और बोले, जी आज मैं जा रहा हूं। सरदार बहादुर जी ने पूछा कि उनका लायलपुर आना कैसे हुआ। इस पर सेवा सिंह जी ने बताया कि वह एक ट्रेनिंग के लिए आए थे और कहा, सरदार भगत सिंह जी की मेहरबानी से। भाई साहब का नाम सुनकर सरदार बहादुर जी बीच में ही बोल उठे, ओहो, जब भाई साहब ने आपको भेजा है तो आपको मेरे यहां ठहरना चाहिए था। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि कई प्रसंग हैं। आपका घर मेहमानों के लिए हमेशा खुला रहता था। जुलाई 1943 में आप लगभग 33 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन लेकर रिटायर हुए। पेंशन के फॉर्म तैयार करने के लिए पासपोर्ट साइज के आपके फोटो की जरूरत थी। जब पंडित लालचंद जी के साथ आप लायलपुर शहर में एक फोटोग्राफर की दुकान पर गए, तो बातों ही बातों में पता चला कि आप लायलपुर शहर में 17 वर्ष के बाद आए थे। कॉलेज के विद्यार्थी और दूसरे प्रोफेसर आपको एक बहुत बड़ी विदाई पार्टी देना चाहते थे। प्रिंसिपल आपका एक बड़ा रंगीन फोटो बनवाकर कॉलेज के मुख्य हाल में लगवाना चाहते थे। परंतु सरदार बहादुर जी को अपना मान सम्मान करवाना पसंद ना था और ना आप यह चाहते थे कि आपके विद्यार्थी और मित्र आपको विदा करते समय भावुक होकर आंसू बहाएं। इसलिए आप एक दिन चुपचाप वहां से रवाना होकर डेरे आ गए। आने से पहले अपना फर्नीचर आदि से भरा हुआ मकान वैसे ही पंडित लालचंद जी के पास छोड़ आए। उनसे कहा कि जो सामान उनके काम में आए वह रख लें, बाकी बड़े भाई साहब सरदार भगत सिंह जी के पास भेज दें। डेरे आकर आपने कभी पूछा भी नहीं कि सामान का क्या किया। जो सामान पंडित जी ने जालंधर भेजा उसे कभी खोलकर देखा भी नहीं। धन दौलत से आपको शुरू से ही कोई मोह ना था और सांसारिक पदार्थों की ओर से बिल्कुल विमुख थे। घर के मकान, खेती की जमीन आदि सम्मिलित संपत्ति से हजारों की आमदनी थी। उसकी वसूली और व्यवस्था सरदार भगत सिंह ही करते थे। आपने कभी उनसे पूछा तक नहीं कि कितनी आमदनी हुई और कैसे खर्च हुई। रिटायर होने पर सरकार से आपको मिली प्रोविडेंट फंड आदि हजारों रुपए की धनराशि के बारे में पंडित लालचंद जी बताते हैं कि आपने जालंधर आकर सरदार भगत सिंह जी को बताए बिना उनके मुंशी को देकर बैंक में उनके खाते में जमा करवा दी। जब मुंशी ने सरदार भगत सिंह से इस बात का जिक्र किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। डेरे आने पर यहां भी आपका कार्यक्रम सत्संग, दर्शन तथा भजन सिमरन रहता था। हुजूर महाराज जी ने विदेश से आने वाले पत्रों के उत्तर लिखने की सेवा प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के साथ ही आपको भी कई वर्षों से दी हुई थी।
डेरे आने पर आपको लंगर में खाना ठीक तरह से बरताने की सेवा दी गई। आप यह सेवा बड़ी लगन और प्यार के साथ करते थे। हालांकि हुजूर के आदेश से आप लायलपुर में हर इतवार को सत्संग किया करते थे, परंतु डेरे में आपने हुजूर की उपस्थिति में कभी सत्संग नहीं किया, क्योंकि आप अपने सतगुरु के बराबर बैठना स्वीकार नहीं करते थे। सरदार बहादुर जी ने युवावस्था से ही दाढ़ी नहीं रखी थी। जिस दिन रिटायर होकर आप डेरे आए, हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया, जगत सिंह, अब दाढ़ी रख लो। हुक्म का पालन करते हुए उसी दिन से आपने दाढ़ी रख ली। सितंबर 1947 में हुजूर महाराज जी ने डेरे की व्यवस्था के लिए एक योजना बनाई, जिसमें 3 कमेटियां थीं। तीनों के अध्यक्ष हुजूर थे तथा उपाध्यक्ष थे सरदार बहादुर जी। इसके बाद हुजूर ने एक वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जी को अपने बाद इन तीनों कमेटियों का अध्यक्ष बनाने का निर्णय किया। साथ ही यह वसीयत की कि सत्संग की सारी परमार्थी संपत्ति हुजूर के बाद सरदार बहादुर जी के नाम होगी तथा वह उनकी निजी संपत्ति नहीं समझी जाएगी। ये दस्तावेज पहले दिए जा चुके हैं। सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुजूर महाराज सावन सिंह जी इलाज के लिए अमृतसर तशरीफ ले गए। जाने से पहले आपने डेरे के प्रमुख प्रबंधकों को अपना अपना कार्य बराबर करते रहने का हुक्म दिया और सरदार बहादुर जी को सबका प्रधान बनाया। सबको हुक्म दिया कि सब डेरे में रहें और अपना अपना कार्य करें और अमृतसर कोई ना आए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में सरदार चरण सिंह जी सिकंदरपुर से मोटर द्वारा डेरे आए। आपने देखा कि डेरे में सरदार बहादुर जी के सिवाय और कोई जिम्मेदार प्रबंधक मौजूद नहीं है। आपको पता न था कि महाराज जी सबको डेरे में रहने का आदेश दे गए हैं। आपने सरदार बहादुर जी से कहा कि मैं कार में आया हूं, आप भी अमृतसर चलें और शाम को साथ ही वापस आ जाएं। सरदार बहादुर जी ने उत्तर दिया, महाराज जी का हुक्म है कि डेरे में ही रहो, मैं नहीं चल सकता। इस पर सरदार चरण सिंह जी ने कुछ प्रमुख सत्संगियों के नाम लेकर पूछा कि वे सब कहां हैं। सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया कि यहां तो कोई नहीं है। जब सरदार चरण सिंह जी अमृतसर पहुंचे तो आपने हुजूर महाराज जी को सरदार बहादुर जी के साथ हुआ अपना वार्तालाप सुनाया और बताया कि डेरे में इस समय सिर्फ अकेले वही हैं। यह सुनकर हुजूर महाराज जी के नेत्रों में जल भर आया। फरमाया, पूरे डेरे में सिर्फ सरदार बहादुर ने ही मेरा हुक्म माना है। सरदार चरण सिंह जी ने देखा कि डेरे के बाकी सब प्रबंधक किसी न किसी बहाने अमृतसर में मौजूद थे। दूसरे दिन सुबह हुजूर महाराज जी ने आपको हुक्म दिया कि डेरे जाकर सरदार बहादुर को अपने साथ ले आवें। आपने अर्ज की कि जब तक उनको हुजूर की ओर से स्पष्ट आदेश ना होंगे वह डेरे को छोड़कर नहीं आएंगे। हुजूर बड़े महाराज जी ने राय साहब मुंशी राम को बुलाकर सरदार बहादुर जी को एक पत्र लिखवाया। सरदार चरण सिंह जी ने जाकर सरदार बहादुर जी को पत्र दिया और अपने साथ अमृतसर ले आए। अमृतसर में हुजूर महाराज जी ने डेरे के कुल खाते जो वहां अलग अलग बैंकों में थे, उनमें अपने नाम के साथ सरदार बहादुर जी का नाम भी दर्ज करवा दिया, जिसका संचालन दोनों में से कोई भी एक अथवा उत्तरजीवी कर सके। सरदार बहादुर जी ने हमेशा अपने सतगुरु को कुल मालिक समझा और कभी उन्हें मनुष्य भाव से नहीं देखा। गुरु के प्रेम और भक्ति की आप खुद एक मिसाल थे। आपकी श्रद्धा और विश्वास की यह घटना पंडित लालचंद जी और लायलपुर में आपके साथी सुनाते हैं। लायलपुर में साईं लसूड़ी शाह नामक एक अभ्यासी महात्मा थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने
तथा उनसे मुरादें मांगने आते थे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के प्रति साईं जी बड़ी श्रद्धा रखते थे और कहा करते थे कि हुजूर संतों के देश के शहंशाह हैं और बाकी सब फकीर उनके अधीन हैं। सरदार बहादुर जी कभी कभी साईं जी के पास पहुंचते तो वह बड़े खुश होकर आपसे मिलते। साईं लसूड़ी शाह कहते कि आम लोगों को तो फकीरों की मौजूदगी में बैठना भी नहीं आता है। उन्हें चाहिए कि सरदार जगत सिंह से सीखें कि औलियाए अल्लाह के सामने कैसे रहना चाहिए। जब सरदार बहादुर जी ब्यास जाते तो साईं जी उन्हें कहते, बड़े सरकार के नूरी दरबार में जाओ तो शहंशाह के कदमों में मेरा सलाम कहना। हुजूर महाराज जी जब लायलपुर उनके यहां तशरीफ लाते तो साईं जी स्वागत के लिए अपने द्वार पर सिर झुकाकर खड़े हो जाते। हुजूर के आने पर साईं जी हुजूर के कदमों में सिर रखकर सिजदा करते। कभी कभी साईं जी हुजूर के पास रूहानी बातों से संबंधित कोई संदेश भी भिजवाते। सरदार बहादुर जी उनका संदेश हुजूर महाराज जी को देते और जो भी जवाब होता लायलपुर आने पर साईं जी को देते। एक बार इसी प्रकार जब सरदार बहादुर जी ने हुजूर के वचन साईं लसूड़ी शाह को सुनाए तो साईं जी वचन सुनकर बहुत खुश हुए और मस्ती के आलम में आ गए। जोश में आकर सरदार बहादुर जी को बाहों में भर लिया और बोले, कहो सरदार, तुझे रंग दूं? सरदार बहादुर जी ने फौरन जवाब दिया, ना साईं जी, ना रंगना। साईं जी उसी प्रकार फिर बोले, दूसरी बार पूछता हूं, बोल, तुझे रंग दूं? सरदार बहादुर जी ने शांत किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, नहीं, ना रंगना, ना रंगना। साईं जी ने उसी मस्ती के साथ फिर कहा, तीसरा वचन है सरदार, तू कहे तो तुझे अभी रंग दूं। सरदार बहादुर जी ने एकदम अपने आप को उनकी बाहों से छुड़ा लिया, 2 कदम पीछे हट गए, बोले, ना रंगना, ना रंगना, ना रंगना, अगर रंगना हो तो भी ना रंगना। फिर साफ लफ्जों में कहा, आप ही रंगेगा रंगने वाला मेरा सतगुरु, जब ठीक समझेगा। यह वचन सुनकर साईं लसूड़ी शाह बहुत खुश हुए। बोले, शाबाश सरदार, जैसा कामिल मुर्शिद वैसा ही लायक मुरीद। मैं तेरा भरोसा देख रहा था। हुजूर सतगुरु दीनदयाल महाराज सावन सिंह जी ने चोला छोड़ने से लगभग 2 सप्ताह पहले 20 मार्च 1948 को सुबह सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपने पास बुलाया और अपने बाद गद्दी संभालने को कहा। इस पर सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर, यह शहंशाह की गद्दी शहंशाह को ही सजती है। आप हमेशा सलामत रहें, मैं तो दास हूं। इससे आगे आप कुछ कह ना सके। गला रुंध गया। आप बाहर आ गए, परंतु हुजूर महाराज जी ने आपको दोबारा बुलाया। आप आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुजूर ने फिर वही बात दोहराई और फरमाया, यह मेरा हुक्म है। इस पर सरदार बहादुर जी ने चरणों में माथा टेक दिया और बाहर आ गए। उस समय आपकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 2 अप्रैल को हुजूर महाराज जी सत्संग, नामदान तथा जीवों की संभाल का भार सरदार बहादुर जी के समर्थ कंधों पर छोड़कर ज्योति ज्योत समा गए। 13 अप्रैल 1948 को गद्दी नशीनी की रस्म हुई। दूर दूर से संगत आ गई थी। गद्दी नशीनी के समय तरन तारण से बाबा देवा सिंह जी, नामधारियों के गुरु महाराज प्रताप सिंह जी भैणी साहब वाले तथा उनके कुछ प्रमुख सेवक, दयालबाग आगरा के गुरु मेहता साहब की ओर से उनके सेक्रेटरी तथा सरदार बचिंत सिंह जी, सरदार हरबंस सिंह जी, सरदार चरण सिंह जी, कप्तान पुरुषोत्तम सिंह और हुजूर महाराज जी के परिवार के दूसरे सदस्य
व अनेक प्रमुख सत्संगी उपस्थित थे। सबसे पहले सरदार बचिंत सिंह जी ने एक छोटा सा भाषण दिया। आपने फरमाया, प्यारी साध संगत जी, 19 मार्च को हुजूर महाराज जी ने मुझे बुलाया और फरमाया, मुझे खुशी है कि मेरी संतान आज्ञाकारी है। जिस तरह तुम मेरे पुत्र हो, उसी तरह सरदार बहादुर जगत सिंह भी मेरा तीसरा पुत्र है। तुम हमेशा उनके हुक्म में रहना, उनके चरणों से प्रेम बढ़ाना और उन्हें मेरा ही रूप समझना। हुजूर महाराज जी के हुक्म के अनुसार मैं यह हुजूरी पगड़ी सरदार बहादुर साहिब को हुजूर महाराज जी की तरफ से पेश करता हूं। इतना कहकर सरदार बचिंत सिंह जी ने पगड़ी सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी को पेश की, जिसे आपने नम्रतापूर्वक मस्तक से लगाया। कुछ क्षण सतगुरु का ध्यान किया और अपने सिर पर बांध लिया। सरदार बचिंत सिंह जी ने सरदार बहादुर जी के मस्तक पर केसर से तिलक किया और उनको माथा टेका। उसके बाद उपस्थित महात्माओं, बुजुर्गों तथा पूरी संगत ने सरदार बहादुर जी को माथा टेका। राय साहब मुंशीराम जी ने हुजूर महाराज जी का 20 मार्च 1948 का वसीयतनामा पढ़कर संगत को सुनाया कि हुजूर के बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी उनकी जगह गद्दी नशीन होंगे और वही सब कार्य अदा करेंगे जो हुजूर महाराज जी करते रहे हैं। इसके बाद सरदार बहादुर महाराज जी ने संगत से कुछ शब्द कहे। आपने फरमाया कि किस प्रकार हुजूर महाराज जी ने आपको गद्दी संभालने के लिए कहा और किस प्रकार सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर इसके लिए इनकार किया। किस प्रकार हुजूर ने फिर बुलाया और फरमाया, जगत सिंह यह मेरा हुक्म है। तब आपको हुक्म के आगे सिर झुकाना पड़ा। फिर सरदार बहादुर जी ने फरमाया, मैं तो बीमार आदमी हूं, इतना काम कर नहीं सकता, लेकिन हुजूर का हुक्म मानना फर्ज है। यह दस्तार आप लोगों की मदद से कायम रह सकती है। मेरी आपसे अर्ज है कि पहले जैसे भजन सिमरन और सेवा करते रहें। जिस लगन, अनुशासन और तत्परता से सरदार बहादुर जी महाराज ने अपने कॉलेज के कार्य को सतगुरु की सेवा मानकर किया था, उसी भावना के साथ आपने सत्संग, नामदान तथा डेरे की व्यवस्था का कार्य किया। अंतर केवल इतना ही था कि कॉलेज के दिनों में आपकी उम्र कम थी और सेहत अब से कहीं अच्छी थी, परंतु सेहत या उम्र आपको कठिन परिश्रम से तथा अपने सतगुरु की संगत की सेवा से नहीं रोक सकती थी। आपने पूरे समय अपने आप को सतगुरु का दास और संगत का सेवादार ही माना। विदेशी सत्संगियों को लिखा गया यह पत्र आपके सतगुरु के प्रति प्रेम और नम्रता का बड़ा सुंदर उदाहरण है। मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, हमारे परम प्रिय सतगुरु के इस संसार से चले जाने के समाचार से आपको बड़ा गहरा सदमा पहुंचा होगा। सत्संग की अपार हानि हुई है। उनका प्यारा सुहावना स्वरूप हमारी आंखों से ओझल हो गया है। परंतु सतगुरु कभी नहीं मरते। अपने नूरी शब्द स्वरूप में वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं। हमारे सतगुरु आज भी ऊपर के रूहानी मंडलों से कार्य कर रहे हैं और अपने सेवकों की निरंतर संभाल कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उनके आदेशों के अनुसार लगनपूर्वक अभ्यास करें और अपने अंतर में उनके दर्शन करें। हुजूर महाराज जी ने मुझे आपकी सेवा का हुक्म दिया है। मैं उनके हुक्म की तामील की पूरी कोशिश करूंगा।